अभी तक हम लोगों ने 5 एडिशन में कई सारे स्टेप्स क्रेब साइकिल के पढ़े हैं। आज 6th एडिशन है और ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट जो कि लास्ट स्टेप है, वहां से बातों को करते हैं। टर्म में लिखा गया ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट, क्योंकि अब हमें फाइनली रीजनरेट करना है ऑक्सैलो स्टेट को, जो कि क्रेब साइकिल में एंट्री पॉइंट पर था। अब इसको वापस कर देना है ताकि साइकिल चलता रहे। इसके लिए क्या है, मैलेट से 2 हाइड्रोजन को, जो कि इसके सेकंड कार्बन पर होता है, उन दोनों को यहाँ से निकालना है। जब निकालेंगे तो उसको NAD पिकअप करेगा और NADH प्रोटॉन हो जाएगा। और इसके निकालने से जो यहाँ एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाकर अल्फा कीटो बन गया। तो ये ऑक्सैलो स्टेट जो है वो एक अल्फा कीटो ग्रुप हो गया इसमें, है ना। ये हो गया अल्फा कीटो कंपाउंड। इस प्रकार से यह जो फाइनल स्टेज है वह होता है। एंजाइम का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इसका एंजाइम जो है वो है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इस प्रकार से क्रेब साइकिल अपना पूरा क्रम पूरा करता है। क्रेब साइकिल में क्या क्या हमें बाहर मिलता है, एक आउटपुट अगर हम कहें, क्रेब साइकिल से हमें 4 तरह की चीजें मिलती हैं। पहला तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग ब्रीद आउट कर देते हैं। दूसरा है 3 मॉलिक्यूल NADH प्लस प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल FADH2 और एक मॉलिक्यूल GTP। तो जो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तो हम सांसों से बाहर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इतने सारे जो हैं ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, सेकेंड से लेकर 4th तक। ये साइकिल खत्म होने के बाद भी सेल में बचे हुए मिलते हैं। इसका मतलब है इसका भी सदुपयोग करना होगा हम लोग को। ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ सकते हैं, इसका रिसाइकलिंग करना बहुत ही जरूरी है। कुछ भी जमा नहीं होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है रेगुलेशंस ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल इतना इंपॉर्टेंट फेज है जो कि शुगर के लिए, फैट के लिए और प्रोटीन तीनों के लिए कॉमन कैटाबॉलिक पाथवे है। तो सवाल यह भी आता है कि क्रेब साइकिल को रेगुलेशन कैसे करेंगे। क्या क्रेब साइकिल बिना किसी ऑर्डर के काम करेगा? क्रेब साइकिल कभी रुकेगा भी, या क्रेब साइकिल कब शुरू होगा? क्या शरीर में ऊर्जा के कम या बेसी होने से क्रेब साइकिल के काम करने के रफ्तार पर कोई असर पड़ता है, या फिर क्रेब साइकिल अपने मन से ही काम करता है? सब सब जाए दूसरी दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया, ऐसा तो नहीं काम होगा। इसका मतलब है क्रेब साइकिल का रेगुलेशंस पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्रेब साइकिल के रेगुलेशन की अगर चर्चा करें तो हमें, क्योंकि हम शुगर से क्रेब साइकिल को आगे बढ़ा के रिएक्शन मोड में देख रहे हैं, तो शुगर से ग्लाइकोलिसिस का जो कार्य था वह था कि 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट प्रोड्यूस करना, फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, और फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल का होना। तो हमारे लिए आवश्यक है कि पायरुवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है उसका रेगुलेशन पहले हम देखें। अब देखिए कि ये रेगुलेशन की चर्चा जब हमने यह टॉपिक पढ़ाया था तब भी किया था और अभी भी कर रहे हैं। एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब साइकिल में इंटर करने की चाबी है। एसिटाइल कोएंजाइम की मदद से क्रेब साइकिल में इंटर किया जाता है। तो यदि यह क्रेब साइकिल में इंटर करने की चाबी है तो इस चाबी का तो बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, हमारे लिए महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यह जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यह दोनों प्रकार से रेगुलेट किया जाता है, एलोस्टेरिक भी और कोवैलेंट मैकेनिज्म भी। दोनों को देखने का मौका भी मिलेगा हम लोग को। यदि पायरुवेट को देखें हम, तो पायरुवेट से बना क्या? पायरुवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम। अब यहाँ दो दो प्रकार के प्रतीक आप देखेंगे, 2 प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जा रहा है। एक इस प्रकार का चिन्ह है जिसमें एक अंदर अंदर में ट्रायंगल है, और एक इस प्रकार का प्रतीक है जिसके अंदर में क्रॉस किया हुआ है।
इन दोनों प्रतीक का अपना महत्व है और ये दोनों प्रतीक जो है वो समझाते हैं कि एक्चुअली होना क्या है। क्रॉस का मतलब हो गया कि इनहिबिटरी इफेक्ट, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ इसका मतलब हो गया स्टिमुलेटरी इफेक्ट। अर्थात जैसे कि हम वन बाय वन बोलें, अगर सेल में एएमपी बहुत ज्यादा है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, तो पायरुवेट स्टाइल को एंजाइम ए बनने की प्रक्रिया इंक्रीज कर जाएगी। सेल में अगर कोएंजाइम ए ज्यादा है तो पायरुवेट स्टाइल को एंजाइम ए बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। सेल में अगर एनएडी ज्यादा है तो पायरुवेट स्टाइल को एंजाइम में बनने की प्रक्रिया बढ़ जाती है और कैल्शियम आयन के भी रहने से यह प्रक्रिया बढ़ती है। वहीं पर विपरीत परिस्थितियों में सेल में अगर एटीपी ज्यादा हो, यह प्रोसेस रोक दिया जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ज्यादा हो, यह प्रक्रिया रोक दिया जाता है। एनएडीएच या फैटी एसिड्स ज्यादा हो, यह प्रक्रिया रोक दिया जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि एंजाइम के रहने के बावजूद, पायरुवेट रहने के बावजूद भी यह एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित हो, यह डिपेंड कई सारे फैक्टर्स पर करता है। अब यहाँ कुछ विषय समझने बूझने की है। हम जब भी कहते हैं कि समझना बूझना बहुत ही आवश्यक है, उसके पीछे लॉजिकली हम कैसे चीजों को समझते हैं। देखिए, कहीं भी हम लोग अगर एडीपी बाय एटीपी रेशियो देखते हैं, अच्छे से समझिए सब लोग, एडीपी बाय एटीपी रेशियो होते हैं। यह रेशियो का तीन कंडीशन हो सकता है। एक, यह रेशियो एक से ज्यादा हो। दूसरा, यह रेशियो एक के बराबर हो। और यह उल्टा, मतलब कि रेशियो एक से कम हो। अगर पहला वाला कंडीशन को देखें, जब एडीपी ज्यादा है एटीपी से, तो निश्चित रूप से एडीपी जो है इज मोर देन द एटीपी इन अ सेल। पहला वाला कंडीशन क्या कहता है कि एडीपी ज्यादा है सेल में एटीपी की तुलना में। इसका मीनिंग क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि एटीपी इज कंटिन्यूअसली बीइंग कंज्यूम्ड। कंटिन्यूअसली बीइंग कंज्यूम्ड, इसका मतलब है कि यह लगातार खर्चा हो रहा है एटीपी। तो इसका मतलब इसका तो होना क्या चाहिए, है ना? रिजल्ट क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए एटीपी सिंथेसिस शुड बी ट्रिगर्ड या शुड बी इंड्यूस्ड। इसका ये होना चाहिए कि एटीपी के बनने के प्रोसेस को हम इंड्यूस करेंगे। तो अगर ऐसा है तो पहले कंडीशन में क्या होगा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का काम बढ़ेगा। ठीक है। अब जब सेकेंड स्टेटमेंट आता है तो सेकेंड स्टेटमेंट में है कि दोनों का स्थिति बराबर है। तो यहां पर एटीपी बने नहीं बने अब इस पर बहुत असर नहीं कह सकते। लेकिन जब तीसरे पर आते हैं तो यहां पर क्या होता है कि एटीपी इज मोर देन एटीपी एटीपी इन अ सेल। एक सेल में एटीपी जो है वह एडीपी से ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया कि सेल डज नॉट नीड more ATP because it has already stock of it। सेल के पास ऑलरेडी एटीपी का स्टॉक है, इसलिए सेल को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या होगा? एटीपी सिंथेसिस जो है शुड बी इनहिबिटेड। एटीपी के सिंथेसिस को क्या करना है? इनहिबिट करना है। अगर एटीपी के सिंथेसिस को इनहिबिट करना है तो यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के काम को क्या करना होगा?
रोकना होगा, और कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, तो निश्चित रूप से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को यहाँ पर रोकना है। यह एटीपी एडीपी रेशियो है। आप यहाँ पर एडीपी के जगह पर एएमपी को भी डाल दें तो सिर्फ शब्द बदलेगा, मतलब जो है वही रहेगा। अगर एएमपी ज्यादा है इसका मतलब है कि सेल में एटीपी खर्च हो गया, इसका मतलब सेल में एटीपी बनाना है। अगर एएमपी घट गया और एटीपी बढ़ गया, मतलब ये वाला कंडीशन, एटीपी ज्यादा है एएमपी से, सेल में एटीपी ज्यादा है इसलिए सेल में जरूरत नहीं है कोई फर्दर एटीपी बनाने का, तो रिजल्ट होगा कि एटीपी सिंथेसिस भी रोक दिया जाएगा। देखिए, जब फिर से मैं बता रहा हूं कि एनएडी और एनएडीएच सेल में अगर इसका रेशियो 1 से ज्यादा हो, इसका मतलब है कि एनएडीएच खर्चा हो गया, बच गया क्या? गुठली। एनएडीएच आम है तो एनएडी है गुठली। किसी घर में सिर्फ आम दिखे, गुठली नहीं, इसका मतलब क्या है? अभी आम किसी ने खाया नहीं है। लेकिन किसी घर में सिर्फ गुठली दिखे, इसका मतलब क्या है? सारा आम खा लिया गया। यहाँ पर यही कहता है पहला कंडीशन में कि NADH has been consumed, so mostly NAD is present in the cell. आम खाया जा चुका है, NAD मतलब गुठली वहां मौजूद है। इसका मतलब सेल को ज्यादा आम चाहिए, अर्थात अब आप आम खरीदेंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है इसका क्या होगा? तो रिजल्ट होगा कि NADH सिंथेसिस शुड बी इंड्यूस्ड। सेल के अंदर में NADH का बनने का प्रोसेस जो है वो क्या होना चाहिए? इंड्यूस्ड होना चाहिए। तो अब सेल में जो जो प्रोसेस है जिसमें कि NAD बनाया जा सकता है उसका रिलेवेंसी बढ़ जाता है। जैसे पायरुवेट से जो स्टाइल कोएंजाइम बनता है उसमें भी क्या है? NADH बनता है, उस एंजाइम का एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। और जब ये कम है, लेस देन 1 है, जस्ट अब इसका रिवर्ट हो गया, इसलिए अब यहाँ पर तो कोई झंझट है नहीं। इसका मतलब है कि NADH इज मोर देन द NAD, मतलब सेल में गुठली जो है वो घट गया और आम जो है वो बढ़ गया। इसका मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग ये हो गया कि मोर NADH इज अवेलेबल फॉर द यूज। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? हम लोग कहेंगे रिजल्ट ये होगा कि सिंथेसिस ऑफ NADH इज इनहिबिटेड। तो सिंथेसिस जो है वो रोक दिया जाएगा, भाई जरूरत ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अब NAD की जगह हम लें कोएंजाइम ए, स्टाइल कोएंजाइम ए। यहां हमने लिया कोएंजाइम ए और नीचे हमने लिख दिया एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए मतलब सिर्फ उसमें कोई स्टाइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, और स्टाइल कोएंजाइम ए मतलब है कि ये पायरुवेट से बन चुका है स्टाइल कोएंजाइम ए। अगर कोएंजाइम ए ज्यादा है स्टाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है ना, यहां पर यही चीज है, इसको हम लोग काट दें। देखिए यहां हम लिखे कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये मतलब कोएंजाइम ए ज्यादा है, क्योंकि मोर देन 1 है ना, तो अगर कोएंजाइम ए ज्यादा है स्टाइल कोएंजाइम ए से, इसका मतलब क्या हो गया कि सारा स्टाइल कोएंजाइम ए खर्च हो चुका है क्रेब्स साइकिल। कोएंजाइम ए हैज कंज्यूम्ड एंड मोस्टली स्टाइल कोएंजाइम हैज बीन कंज्यूम्ड एंड मोस्टली कोएंजाइम ए इज फाउंड इन द सेल। सेल में अब मैक्सिमम क्या है? कोएंजाइम है। वह बनाइए, निश्चित रूप से अब आप क्या बनाइए? स्टाइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि आपके पास है ही नहीं। बड़ा सिंपल लॉजिक इसका है, इसमें कोई बहुत यूनिक बात नहीं है, एक ही पैटर्न में सारा कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसके रेशियो को भी समझेंगे। ये है गुठली, ठीक है ना, ये जो है आम का गुठली है और नीचे जो है वो आम है, गुठली है और ये आम है। साइंस आसानी से इन चीजों को एक समझ में आने से आप सबको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने बताया आपको, इसके समझने आपको मैंने बताया,
इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा ये कि अब आप इसको आराम समझते हैं, ठीक है, कि अगर सेल में एएमपी ज्यादा है, इसका मतलब एटीपी खर्चा हो गया है। तो एटीपी बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है। सेल में कोएंजाइम ज्यादा है, इसका मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में खर्च हो चुका है। इसका मतलब फिर से हमें वापस एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है। एनएडी बचा हुआ है सेल में, इसका एनएडीएच खर्च हो चुका है, हमें एसिटाइल कोएंजाइम में बनाना है। और कैल्शियम आयन एक सेकेंड मैसेंजर है, उसके टर्म में भी एसिटाइल कोएंजाइम का बनाना इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर कुछ जो 2-3 चीजें हैं वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली और बातें हैं। पहला है क्या कि फैटी एसिड्स का क्या रोल है। हम सब जानते हैं कि फैटी एसिड्स का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। अर्थात मोर फैटी एसिड्स मोर एसिटाइल कोएंजाइम में। हो गया रिश्ता क्लियर? फैटी एसिड्स ज्यादा होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अगर फैटी एसिड्स ज्यादा है तो हमें बहुत जरूरी नहीं कि हम एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएं, पायरुवेट जो है वो अपना एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा। देखो क्या होता है ना कि मैं उसको ऐसे समझा देता हूं। मान लो कि सेल में पायरुवेट भी हो, ठीक है ना, पायरुवेट हो सेल में, और सेल में फैटी एसिड भी हो, फैटी एसिड भी हो, और सेल का डिमांड हो गया, क्या डिमांड हो गया कि हमको एसिटाइल कोएंजाइम चाहिए, ये हम डिमांड हो गया। अब यहां यूनिक क्या बात है कि फैटी एसिड से भी बन सकता है ये, और पायरुवेट से भी बन सकता है, पायरुवेट से भी बन जाएगा ये, और फैटी एसिड से भी बन जाएगा। तो सेल किसको प्रिफर करेगा? सेल पायरुवेट को प्रिफर करेगा, सेल पायरुवेट को प्रिफर करेगा, और इसको फैटी एसिड को इसमें चेंज होने से क्या करेगा? रोक देगा। अब क्यों रोकेगा ये तो मैं आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का रेगुलेशन में समझाऊंगा, लेकिन पायरुवेट इज मोर प्रिफर्ड टू गेट एसिटाइल कोएंजाइम ए देन फैटी एसिड्स। इसका मतलब है कि फैटी एसिड्स पायरुवेट के रहने पर वो काम नहीं करता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि रेगुलेशंस उन्हीं को समझ में आता है जो इस तरह के कंपैरेटिव चीजों को पहले समझ लें। अगर हमको यही नहीं समझ में आया कि एएमपी क्या है, भाई क्या जरूरत है, एमपी का रहने से क्या मतलब होता है, तो हम कभी भी समझ नहीं पा सकते हैं कि रेगुलेशन कैसे होगा। इसलिए एएमपी कोएंजाइम एनएडीएच सभी क्या है? गुठली है, आम का गुठली, खर्चा हो चुका है। और एटीपी एसिटाइल कोएंजाइम एनएडीएच फैटी एसिड्स ये सभी क्या है? आम है। तो हमको आम खरीदना है, मतलब आम हमारा जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम बनाने का है। तो अब इसलिए रिलेशन आपका बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकता है, ठीक है। जिन चीजों को मैंने अभी आपको हाथ से बनाकर समझाया है वही चीजें यहाँ इंडिविजुअली बेसिस पर बताया गया है। उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप एक नजर अपने आंखों के सामने से घुमा लीजिए तो हो जाएगा। अब है कि क्रेब्स साइकिल का इनिशियल स्टेप है जिसमें कि साइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, वहां पर फीडबैक इनहिबिशन सिस्टम जो है वह मौजूद रहता है, और वहां पर जो है सक्सिडाइल कोएंजाइम ए, साइट्रेट, एटीपी, ये सारे फीडबैक इनहिबिशन को कंडक्ट करते हैं। अरे भाई हमको क्रेब्स साइकिल कब चलाना है ना? आप देखिए कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, लंबी रेस दौड़ने वाले लोग होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनके खाने पीने में घी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। वो जितना घी खाते हैं, जितना खाना खाते हैं, उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन चूंकि वो दिन भर शारीरिक व्यायाम करते हैं, इसलिए उनकी सारी चर्बी क्या होती है? खत्म हो जाती है, और घी जो है उनको एक खूब ऊर्जा देता है। लेकिन वहीं पर देखिए जो घर में बैठकर काम करना है, लेटना है, कोई काम नहीं है फिजिकल, डॉक्टर क्या उनको बोलते हैं कि घी के बारे में सोचो ही मत। वैसे घी से मतलब रिफाइन ऑयल तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आप सोचिए कि क्यों ऐसा बोला गया कि भाई एक व्यक्ति को कि आप खूब घी खाइए, खूब मक्खन खाइए, खूब
बटर खाइए और एक आदमी को बोल रहा है छुइए भी मत इसको, क्योंकि उसका कंजम्पशन डिपेंड करता है शारीरिक व्यायाम पर। अब आप शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे तो उसका कंजम्पशन नहीं होगा। तो क्रेब साइकिल का होना किस पर डिपेंड करता है? सेल का एनर्जी डिमांड पर मोस्टली। इसके अलावा अमाइनो एसिड का भी डिमांड है, क्योंकि क्रेब साइकिल सेंट्रल विस्टा है, ऐसे समझिए, मतलब बीचों बीच रहता है पूरे जितने भी मेटाबॉलिज्म सर्किट का सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है। अब मैमल्स में देखिए, कहते हैं क्या कि मैमल्स में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन of a specific serine residue on one of the two subunits of E1। अब ये रेगुलेशंस जो है इसको भी मैं थोड़ा व्याख्या करके समझाता हूं ताकि आप इसको समझें। ठीक है। देखो, ये जो है ना जिसका स्ट्रक्चर बना रहे, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है। इस एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स का पार्टिसिपेंट है और इसका नाम है E1 TPP। E1 TPP का फुल फॉर्म आप लोग याद रहना चाहिए। E1 TPP का फुल फॉर्म होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। तो ये जो है E1 TPP है जो कि इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ठीक है ना। E1 TPP जो है इस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। अब इस एंजाइम में इसका नाम है E1 TPP, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज TPP, वो एंजाइम इसमें होता है। ये एंजाइम का कुछ स्पेशल कंडीशन है। क्या स्पेशल कंडीशन है? इसके पास सेरीन होता है किसी खास जगह पर, और सेरीन के बारे में सब जानते हैं कि उसमें OH ग्रुप साइड चेन पर होता है। अब क्या कहता है कि सेरीन ग्रुप पर अगर OH हो तो क्या यह एंजाइम एक्टिव होगा, और अगर इस पर फॉस्फेट हो तो क्या यह एंजाइम इनएक्टिव होगा? इसका मतलब है इस एंजाइम के एक्टिव होने पर सेरीन का फॉस्फोराइलेटेड होना जरूरी है। कह रहे हैं क्या कि जब इस पर ATP जुड़ा मतलब फॉस्फेट जुड़ा रहेगा तो यह इनएक्टिव होगा, जब इस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तब ये एक्टिव होगा। आप देखिए इसी चीज को मैं बताता हूं। अभी इस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये एंजाइम क्या है? अभी एक्टिव है। ठीक है ना। एंजाइम E1 इज एक्टिव। ठीक है। अब क्या हुआ ये, इसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ दिया गया। ठीक है ना। फॉस्फेट कौन देगा? ATP देगा। ATP ने अपने 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट जो है किसको दे दिया? इस एंजाइम के सेरीन को दे दिया। अब रिजल्ट क्या हुआ? ये जो एंजाइम है इसमें सेरीन पर क्या जुड़ गया? सेरीन पर जुड़ गया फॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ गया। जैसे ही फॉस्फेट जुड़ा यह एंजाइम क्या हो गया? एक्टिव। E1 बिकम्स एक्टिव, और ये क्या करेगा? पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यह प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा कि अब इसको इनएक्टिव होना है, इसका ये फॉस्फेट किसको मिल जाएगा? ADP को मिल जाएगा, और वो क्या बन जाएगा फिर वापस? ATP। इसका मतलब है कि फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से इस एंजाइम की एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। इसका कैसे लिखते हैं कि फॉस्फोराइलेटेड E1 TPP is inactive, is active, while dephosphorylated form is inactive। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस एक्टिविटी हेलो सर, फॉस्फेट के लेन देन पर डिपेंड करेगा।
हाँ, यहाँ यहाँ लिखने में त्रुटि हुई है, मैं इस त्रुटि को ठीक कर देता हूँ। जब इस पर फॉस्फेट जुड़ता है तो यह इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये फॉस्फेट जुड़ता है तो इनएक्टिव हो जाता है, तो फॉस्फोरिलेटेड टीपीपी इज इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव। जबकि जो जब इस पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा रहता है तब ये एक्टिव होता है। तो आप ये समझें कि एंजाइम की एक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड कर रहा है एटीपी से फॉस्फेट लेकर किस पर जुड़ेगा और कब वापस ये फॉस्फेट लेकर इसको एक्टिव कर देगा। तो ये भी एक तरह का मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म से एंजाइम को एक्टिवेट और इनहिबिट किया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में भी तो ये चीजें होती ही हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रेज कॉम्प्लेक्स फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड प्लास्टिड्स, दोनों जगह मिलता है, एंड इनहिबिटेड बाय NADH एंड एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पर जो है ये सेम उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से हम लोग में काम करता है, और यह भी फॉस्फेट के द्वारा ही एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करता है। इन सब चीजों पर ध्यान देना और ध्यान से इन चीजों को समझना ये बहुत ही जरूरी है। अब अगला जो प्रोसेस है वह है 3 रेगुलेटरी स्टेप्स ऑफ TCA साइकिल। क्रेब्स साइकिल में 3 एंजाइम्स जो होते हैं उनका काम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। इन तीनों एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, साइट्रेट सिंथेज, ठीक है ना, इसको यहाँ पर कट कर दीजिएगा सब लोग। साइट्रेट सिंथेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, ये 3 एंजाइम जो हैं, यह तीनों एंजाइम क्रेब्स साइकिल में रेगुलेटरी एंजाइम्स के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों एंजाइम्स रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं क्रेब्स साइकिल में। हम लोग क्या लिखते हैं इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल 3 enzymes play vital role in the regulation of this cycle. vital role इस साइकिल में अदा करता है। पहला का नाम है साइट्रेट सिंथेज, दूसरा का नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और तीसरा का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। आप समझें कि ये 3 एंजाइम, अगर हम इन तीनों एंजाइम के काम करने के तरीका को जाने तो निश्चित रूप से हम आसानी से समझ सकते हैं इसके रेगुलेशंस को। अब आप गौर करिए, सबसे पहला है एंजाइम साइट्रेट सिंथेज, ऑक्सैलोस्टेट इन स्टाइल कोएंजाइम जुड़ने से साइट्रेट बनता है। ये तो हम सब लोग पढ़े हुए हैं, ये रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, दोनों जुड़ने से साइट्रेट बनता है। एंजाइम का नाम होता है साइट्रेट सिंथेज। ठीक है, साइट्रेट सिंथेज। अब ADP मतलब क्या हो गया, ATP खर्चा हो चुका है, तब तो ये प्रोसेस को इंड्यूस करेगा कि भाई जल्दी जल्दी हो, हमको ATP चाहिए। लेकिन अगर ATP हो, इस प्रोसेस को होने की कोई जरूरत नहीं है। साइट्रेट अगर नहीं है तो ये प्रोसेस मूव करेगा कि भाई जल्दी जल्दी साइट्रेट बनाओ। अगर साइट्रेट है यहाँ पर, ये इसको इनहिबिट कर देगा। सक्सिनाइल को एंजाइम है, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस में ऑलरेडी आगे सक्सिनाइल को एंजाइम में बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से। इस प्रोसेस को चलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर NADH ही बहुत ज्यादा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम NADH से ATP जनरेट कर लेंगे। तो आराम से लॉजिकली इन चीजों को समझना है, और यही चीज समझना जो है वो हमें प्रमोट करता है। जैसे अगर ATP बहुत ज्यादा है वो आइसोसाइट्रेट को भी रोकेगा। अब इन तीनों को एक साथ कंपेयर किया है मैंने एक टेबल में डाल के, इस एक टेबल से आप सब समझ जाएंगे। देखिए ATP बाय ADP रेशियो अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब सेल में ATP ज्यादा है। सेल में ATP ज्यादा है तो ना तो साइट्रेट सिंथेज की बनने की जरूरत है,
ना आइसो मतलब इस एंजाइम को ना तीनों में से कोई एंजाइम को नहीं चाहिए। तो दो एंजाइम पर इसका प्रभाव देखा जाता है, दोनों एंजाइम पर ये इनहिबिटरी रोल होता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज पर इसका कोई रोल नहीं देखा जाता, रहने से भी और नहीं रहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं एनएडीएच का देखें तो साइट्रेट सिंथेज को रोक देगा और ये ज्यादा है। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज पर इसका कोई रोल नहीं है, जबकि अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज को ये रोक देता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम अगर ज्यादा हो, साइट्रेट को ये रोक देगा, आइसोसाइट्रेट पर कोई असर नहीं है इसका, जबकि अल्फा कीटोग्लूटारेट पर को भी ये रोक देगा। इस टेबल को देख लेने से और इस टेबल के चिन्ह को एक्सप्लेन कर देने मात्र से इन तीनों एंजाइम में किसका प्रभाव होगा किसका प्रभाव नहीं होगा यह स्पष्ट हो जाता है। अब हमें इसके कुछ रेगुलेटरी पाथवेज को देखना है, कुछ ग्राफ्स को देखना है, जो कि हमारा अगले क्लास में होगा।